आज की क्लास आज मैंने चाइल्ड साइकेट्री में एक टॉपिक रखा है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। आईसीडी 10 में इसे एज अ सब टाइप ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आईसीडी 11 में क्या कंसिडर किया है, मगर डीएसएम 5 में ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर डिफरेंट है कंडक्ट डिसऑर्डर से। दोनों अलग अलग डिसऑर्डर्स के तौर पर उन्होंने मेंशन किए। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर बच्चों में आप देखते हैं कि जब वो 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स के दरमियान होते हैं, विच मीन्स एज दे बिगिन टू वॉक, उनमें बिहेवियर में एक चेंज ही आता है। सिंस नाउ दे आर फ्री टू वॉक, तो बिहेवियर में एक चेंज ही आता है कि वो आपके कमांड को निगेट करते हैं, आपके कमांड को अपोज करते हैं। सो दे निगेट योर कमांड। जनरली लाजमी नहीं कि सारे बच्चों में मोस्टली these children can show this behavior. सेकंड, वो डिफाई करते हैं, डिफाइंस शो करते हैं। व्हाट इज डिफाइंस? नॉट टू कंप्लाई विद रूल्स, नॉट टू कंप्लाई with rules set in the family for that specific child or children, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते। थर्ड, they throw tantrums and they become argumentative later on when they're able to talk, right? ये बिहेवियर जनरली इस एज में किसी फॉर्म में अपेयर होता है, लाजमी नहीं कि सारे फॉर्म्स अपेयर हों। टेंट्रम्स थ्रो करना ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं इस एज में 18 टू 24 मंथ्स में। उसके बाद अगर ये बिहेवियर परसिस्ट करे और बाय 3 इयर्स ये शो होना शुरू हो जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि अगर ये परसिस्ट करता है, इसकी वजह से डिस्फंक्शन प्रोड्यूस होता है, तो हम इसे लेबल कर सकते हैं एज ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर तो मोस्टली हम उसी को कहते हैं कि जहाँ पर एक डिस्फंक्शन प्रोड्यूस हो, अ डिस्फंक्शन कॉज्ड फॉर द लाइफ ऑफ दैट किड और अ डिस्फंक्शन कॉज्ड फॉर द होल फैमिली इन्वायरमेंट। इसमें जो चाइल्ड साइकेट्री में मैंने देखा है और जनरली जो बुक्स बताते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस चिल्ड्रन में इरिटेबिलिटी और एग्रेशन के आते हैं। सो केसेस कॉमनली रिपोर्टेड टू चाइल्ड साइकेट्री आर दोज ऑफ एग्रेशन और सिंपली इरिटेबिलिटी। अब हमने चीज़ें डिस्कस करनी प्रैक्टिकल स्टाइल में। किस तरह से? सपोज यू आर पोस्टेड फ्रॉम योर मेडिकल वार्ड 4 और साइकेट्री वार्ड टू चाइल्ड साइकेट्री ओपीडी। आप वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। पेरेंट्स एक बच्चे को ले आते हैं और कंप्लेन यही करते हैं कि बात नहीं मानता, जवाब देता है, बहस करता है, और जो हम डिसिप्लिन सिखाते हैं उसके अगेंस्ट जो है मूव करता है, और जो रूल सेट किए उनको फॉलो नहीं करता, राइट? तो क्या आप डायग्नोस करेंगे? देखिए, अगर आपको सारे डिसऑर्डर्स का, सारे डीडीज का डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पता हो, तभी आप डायग्नोस कर सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा अब डिप्रेशन में हो तो इरिटेबल हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो डिप्रेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीडी। अब ये ना हो कि आपने उस बच्चे को एकदम से ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर लेबल किया हो, नहीं, आपने सारे डीडीज को देखना है, सबको एक्सक्लूड करना है। वो कह रहे कि पहले बिल्कुल ठीक था, अब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक था, अब एक जो है maybe mother was divorced, now she has got married again, so there is a stepfather entering into family, अब बच्चे में ये बिहेवियर आ रहा है, तो अगेन ये ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर नहीं होगा, इट विल बी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। सो आपने सारे डीडीज को कंसिडर करके उस बच्चे को डायग्नोस करना है कि क्या ये नॉर्मल इरिटेबल बिहेवियर है, विद इन नॉर्मल लिमिट्स इरिटेबल बिहेवियर भी हो सकता है, डिप्रेशन है, कंडक्ट डिसऑर्डर है,
ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन है, एंजाइटी है, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, सारे डीडीज आपने कंसिडर करने हैं. तो नाउ यू आर सिटिंग इन चाइल्ड psychiatry OPD and the parents have brought a child showing these complaints. Now they mention complaints as कि बच्चा टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करता है, राइट. नंबर 1, ही आर्ग्यूज मोर, हर चीज़ पर बहस करता है, बहुत मामूली सी बात को कन्वर्ट कर लेता है आर्ग्यूमेंट में, और डिफाइंस शो कर रहा है, ही इज़ नॉट कंप्लाइंग विद द रूल्स सेट. जो कुछ उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो नहीं करता, उसकी जनरल रूटीन के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में, खाने पीने के बारे में, टॉयलेट के बारे में, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के हवाले से जो भी उनसे कहा जाता है, ही डजंट फॉलो दोज कमांड्स, ही डजंट कंप्लाई विद दीज रूल्स, ही इज शोइंग एक्टिव डिफाइंस. In number 4, most importantly, he shows spiteful attitude. What is spiteful attitude? जिसे vindictiveness भी कहते हैं. Vindictiveness. कुछ बच्चे थोड़े से लेटर एज में किसी बात पर नाराज होकर वो कीना दिल में रखते हैं और बाद में वो उसका रिवेंज लेते हैं, इंतकाम लेते हैं. ये है स्पाइटफुलनेस, ये है विंडिक्टिवनेस. और बहुत सारे बच्चों का मैंने चाइल्ड साइकियाट्री में देखा, जब मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कि क्या बाद में ये बदला भी लेने की कोशिश करते हैं, कि जी हाँ बिल्कुल इसी तरह से करते हैं. सो ये एक शॉर्ट समरी है उनके कंप्लेंट्स के बारे में कि दे शो टेम्पर टेंट्रम्स, दे आर्ग्यू मोर, दे शो एक्टिव डिफाइंस, एंड दे शो स्पाइटफुलनेस और विंडिक्टिवनेस. फर्दर कंप्लेंट्स तक ये हो सकती है. एक लिस्ट टू समराइज. Children with ODD, they have extreme difficulty complying with the limits set by others. Number 2, they are frequently argumentative and angry. They have difficulty controlling their temper. Okay? They display angry and vindictive behaviors. I have just explained what is vindictive behavior. They have negative behaviors that are usually directed at someone else, most often at authority figure or adults. But they do not display behaviors that suggest major anti-social violations. आग नहीं लगाते, प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करते, चीज़ें नहीं चोरी करते, और एनिमल्स को हार्म नहीं करते, फिजिकली ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते. इसलिए कि अगर ये चीज़ें भी साथ मौजूद हो, ये ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर नहीं होगा. क्या बनेगा? दैट वुड बिकम कंडक्ट डिसऑर्डर. So most psychiatrists and psychologists, they consider कि ODD is a form of conduct disorder in limited fashion, limited severity के साथ. अगर ये symptoms होती ODD हैं, and this then continues into conduct disorder. So however, you can easily differentiate कि ये ODD है या conduct disorder है. हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो कंडक्ट डिसऑर्डर पे होगा, फिर हम ये सारे डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे और दोनों की कंबाइंड मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे. ना मेरा टारगेट ये कि इनिशियली आपको सिर्फ ये कंप्लेंट्स याद हो, इसी लेक्चर को सुनकर ही आपको सारे कंप्लेंट्स याद हो कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं. सी, चिल्ड्रन फाइटिंग विद ईच अदर, शोइंग टेम्पर टेंट्रम्स, अ चाइल्ड इज आर्ग्यूमेंटिंग, आर्ग्यूमेंटेटिव इसमें बिहेवियर होता है, and they mostly blame others for their own faults, and they think that the others are at fault. They are just placing improper demands on them, they are just nagging at them. Now see this list, a huge list. I'll try to magnify it a little. I hope it is clearly visible. हम स्टार्ट करते हैं इसे फर्स्ट रिलेशनशिप से. आप यहाँ से देखते जाएं, जैसे मैं इसे मार्क कर रहा हूँ. रिलेशनशिप्स, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में रिलेशनशिप्स कैसे अफेक्ट होते हैं या उनकी क्या नोयत होती है. चाइल्ड डजंट रिस्पॉन्ड वेल टू अथॉरिटी, तो उसकी इंटरेक्शन में ये नेगेटिव एस्पेक्ट आता है. ही हैज गॉट डिसरिगार्ड फॉर रूल्स, कॉन्स्टेंटली अंडरमाइंस एडल्ट्स,
shows hostile behavior towards peers, makes little attempts to fit in. He doesn't try to fit in any situation, may have been neglected or abused in earlier age of life. He has strained relationship with parents, and possible there is a possible history of learning difficulties also. There are many children with oppositional defiant disorder and conduct disorder who have difficulties in learning, and they use this defiance as uh, a weapon, as a strategy to uh, to displace their learning difficulty, to hide the communication difficulty they have got, right? ये हम बाद में एटियोलॉजी में डिस्कस करेंगे. बिहेवियर के साइड पर आ जाए. द रेड कॉलम्स, द रेड ब्लॉक्स, starting from above downwards. Behavior. He makes people uncomfortable by his behavior. He blows small arguments out of proportion. मामूली सी बात को बस एक पहाड़ सा बना देता है. And he holds grudges. He holds grudges, and later on he takes revenge and becomes spiteful or vindictive. And he blames others for his own faults. He takes no responsibility for actions, doesn't consider consequences of any act, and aggravates a situation, is mostly argumentative, and seeks verbal confrontations. Now, the aspect of anger that is most commonly reported: irritability, anger tantrums, resentfulness. So the child is very resentful, चीज़ें लोग बुरा मानता है हर बात को, और outbursts occur frequently, looks for reaction, will use inappropriate language when he's angry. There is no provocation required for the anger to show. He wants to shock and upset others by his anger. So these are the symptoms and consequences and the modes, the fashion that they appear in. अब oppositional defined disorder में further हम एक केस सिनारियो पढ़ते हैं. इसमें आपने देखना ये है कि कौन कौन से फीचर्स आपको मिल रहे हैं, और साथ ही एटियोलॉजी क्या आपको मिल रही फैमिली डायनेमिक्स में. Is the case scenario given in Kaplan and Sedox. So I have picked it from there. Jackson, अब तवज्जो से देखना वर्डिंग्स को भी. Jackson, age 8 years, was brought to the clinic for evaluation of irritability, negativity, and defined behavior. Negativity and defined behavior by his mother. She complained that he had frequent prolonged tantrums triggered by not getting his way. Jackson's mother described the tantrum as consisting of shouting, cursing, crying, slamming doors, and sometimes throwing books or objects on the floor. Jackson had been having troubles in school as well, and his teachers had reported to the family that he seemed to have a habit of provoking other students, as well as the teacher, by making noises, rocking in his seat, and whistling in his class. Recently, at home, Jackson was kicking his foot against his mother's chair, and she asked him to stop. He looked at her and continued to kick her chair until she became angry and sent him to his room. He then started yelling and stated that he wasn't doing anything and that his mother was just picking on him. Jackson's mother reports that he has given up. She has given up asking him to help with chores because it inevitably results in an argument. So in the household activities, she doesn't take help from him. Jackson appears sullen, depressed, and irritable on interview. He insists that his problems are all his mother's fault and she's always nagging him unfairly. During the interview with his mother, he interrupted her several times to say that she was lying and to contradict her story. Despite Jackson's behavioral problem, he has been able to succeed academically and scores highly on standardized tests. His mother reports that Jackson used to have some friends in kindergarten class, but as he has gotten older, he has lost almost all his friends because he has difficulty sharing his things and tends to be bossy, tends to be dominant.
Jackson's mother reports that ever since his sister was born when he was 2 years old, यहाँ सब थोड़ी सी etiology start हो जाती है. That ever since his sister was born when he was 2 years old, he has been aggressive and rivalrous towards her. Jackson's parents separated and divorced when he was 3. An important factor. He has had no contact with his father since then. Jackson's mother was depressed for a year after the divorce until she sought treatment. She has always felt guilty that his father is not in his life, and Jackson blames her for not having his father around. She believes his behaviors have become worse since she recently starting dating again. So the factors they have triggered this behavior in Jackson: separation of parents, and definitely before the parents separated, there could have been argumentative or hostile environment at home. The parents must have been frequently fighting with each other before they reached the conclusion to separate. So separation of parents, divorce. Number two, the birth of a child. There is a rivalry, or when a new child comes into family, the attention is shifted to the younger child. So the other children may then react negatively. Third, uh, there is father is absent at home, so mother is unable to cope with the situation. Number 4, mother got depressed after separation, so mother's depression then affects children. And recently, number 5, mother has started dating again. It is again a negative aspect, and she's unable to cope, she's unable to respond properly to all this situation, right? So at times when she's angry at her ex-husband, or at any other situation, she must have been displacing her anger at Jackson. तो सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं to cause oppositional defined disorder in this young child. उसके फिल्म स्कूल में क्या सिनारियो है आपने देख लिया, होम में क्या सिचुएशन है आपने देख लिया. So he's throwing tantrums, not complying with rules, annoys his mother, blames her for his own faults, is argumentative, though is a very brilliant student. He scores well, but he's lost all his contacts because he's bossy, he's oppositional, and he's defiant. तो इस केस सिनारियो में आपको सारे के सारे सिम्टम्स रिवाइज हुए होंगे. सिम्टम्स देखिए मेनली ये हैं: throwing temper tantrums, arguing, showing active defiance, and being spiteful or vindictive. Now we come to the next part, that is causes. What causes oppositional defiant disorder? And before we discuss causes, see the epidemiology. Oppositional defiant disorder comes into notice at 3 years of age. It may come into notice. And by 8 years of age, it is well established. The prevalence is 2 to 16%. Generally, for oppositional defiant disorder and conduct disorder, the prevalence is considered to be 5 to 10%. वही उसी की एक broad range यहाँ पर बता रहे हैं. Before puberty, it is more common in male children. After puberty, it becomes equal in both sexes. Equal in both sexes. Though conduct disorder, even after puberty, is more common in males. Etiology, जो behaviorists है वो ये कहते हैं कि oppositional defiant disorder is a learned behavior. What they say? Oppositional defiant disorder
is the consequence of a learned behavior. How? Children are keen observers. They have learnt in their early age. If they show a tantrum, then they can convince their parents to follow those commands which they were initially unwilling to follow. उनकी वो डिमांड्स जो पहले पेरेंट्स फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है, अब एंगर के बाद अगर पेरेंट्स ने फॉलो किए, ठीक है, तो ये बिहेवियर इनका रीएनफोर्स हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम जब भी उनको कुछ चाहिए होगा वो टेंट्रम्स थ्रो करेंगे. एंड in whatever situation, if they defy rules, if they defy rules and one of the parents pays more attention to the child, is more overprotective, the child learns this behavior. Even if he defies the rule, one of the parents or both the parents, they are still well cooperative, they still care for him, so the behavior is again enhanced. लिहाजा हर उस सिचुएशन में कि जहाँ पर पेरेंट्स को निगेट करना चाहिए, अगर दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट उस बिहेवियर को इन्हेंस कर रहे हों, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा तवज्जो देकर या बहुत ज़्यादा हार्श या स्ट्रिक्ट रूल्स सेट करके या उसमें लीनियंस शो करके, तो ये बिहेवियर इन्हेंस हो जाता है बच्चों में और बाद में ये एक लर्निंग बिहेवियर के तौर पर सामने आता है. बच्चों को ये बात पता होती है कि जब भी मैं ये बिहेवियर शो करूँगा, आई कैन आस्क देम टू फॉलो माय डिमांड्स, टू फुलफिल माय डिमांड्स. तो एक कंसेप्ट ये. दूसरा कंसेप्ट ये साइको एनालिटिकल थियरी का, क्लासिक साइको एनालिटिकल थियरी. इस थियरी के मुताबिक oppositional defined disorder is the consequence of unresolved conflicts. ODD is the consequence of unresolved conflicts. वो unresolved conflicts जो कि किसी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से बच्चे को मिले हैं या बिकॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी जो बच्चे के जहन में चल रहा है, एक अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, या बिकॉज ऑफ एन अब्यूज या निगलेक्ट बच्चे के जहन में एक अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट है, दैट अपीयर्स इन हिज पर्सनैलिटी एज ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर. So whatever is hidden in the subconscious is an unresolved conflict at that specific age that appears as oppositional defined disorder according to the classical psychoanalytical theory. Some psychologists and psychiatrists, they consider mental retardation or learning difficulty or cognitive impairment as a cause of oppositional defined disorder, because those children, they cannot communicate properly, they cannot interact with the level of intelligence that the other children can. So instead they show oppositional defined behavior to counteract or to hide that deficiency. बाज साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक बच्चों में ये ऑपोजिशनल डिफाइंड बिहेवियर एक इनहेरेंट टेम्परामेंट की वजह से आता है जो कि जेनेटिकली उनकी फैमिली में क्लस्टर करता है, रन करता है. सो द इनहेरेंट टेम्परामेंट may cause oppositional defined disorder. Most of these psychologists and psychiatrists, they believe because of the improper parenting skills, oppositional disorder, defined disorder comes into existence. If the children are not properly brought up, if parents do not stay at one page, if the child's demands are fulfilled beyond limits with extreme lenience, then again oppositional defined disorder may be the consequence in vulnerable children. या hostile chaotic family circumstances हो, उसकी वजह से हो सकता है, या reactive attachment disorder हो. If children do not develop proper attachment with their parents, especially if they develop anxious attachment with their parents, this can result in oppositional defined disorder.
सो समरी क्या है, आगे मैं और स्लाइड्स में भी फर्दर इसके पॉसिबल कॉजेज बताऊंगा। एग्जैक्ट कॉज वो अब तक इस्टेब्लिश नहीं कर चुके हैं। बिहेवियरिस्ट समझते हैं कि ये बिहेवियर एक लर्निड बिहेवियर है, बच्चों ने ये सीखा है। और साइको एनालिटिकल थ्योरी के मुताबिक बिकॉज ऑफ द अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट children show this behavior. Mental retardation may be one of the causes of oppositional defiant disorder in a certain group of children. And according to some child psychiatrists and psychologists, the inherent temperament that the child has inherited from his parents genetically, that could be the cause of oppositional defiant disorder. Or the improper parenting skills could have caused oppositional defiant disorder by one or the other means. What caused ODD? Further, a list. See this list. The three possible causes. Number one, environment. Dysfunctional, chaotic family life. Mother smoking during pregnancy or exposure to toxins. Second, genetics. Other family members may have a mental health diagnosis. Third, biological or neurological developmental disorders. The brain is miswired or underdeveloped, that could be cause of oppositional defiant disorder. एक और कंसेप्ट ये पॉसिबल कॉजेज के बारे में कि there is no clear cause underpinning oppositional defiant disorder. Only the contributing factors can be identified, and these could be the child's inherent temperament, the family's response to child's style. Third, a genetic component that when coupled with certain environmental conditions like lack of supervision, poor quality child care, or family instability, they increase the risk of oppositional defiant disorder. A biochemical or neurological disorder, like neurotransmitters, they are not balanced. There is a deficiency or excess of any neurotransmitter, especially serotonin is considered to be the culprit neurotransmitter. Or the child's perception that he or she isn't getting enough of the parent's time and attention. So these are the possible contributing causes. See another list. Risk factors. Since there is no known biological basis for ODD, so the risk factors could be parental rejection, inconsistent unsupervised child rearing, inconsistent or punitive discipline or limit setting, parental modeling of defiant interactions with others. बच्चे ने देखा कि पेरेंट्स रूल्स डिफाई करते हैं, उन्होंने पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया कि वो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, वो जिस तरह का बिहेवियर शो करेंगे, चिल्ड्रन विल मॉडल दैट, दे विल कॉपी दैट, दे विल फॉलो दैट. Family conflict could be the contributing cause. Marital discord, as we saw in this scenario, and disrupted child care with a succession of different caregivers. So if there is no proper child care, or the child has spent earlier years of life in a residential care, then this child could show ODD in later life, especially in the early years before 10 years of life age. DSM-5 के मुताबिक क्या क्राइटेरिया है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए? यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा, बी कॉशियस. जब आप ओपीडी में ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के चिल्ड्रन को इंटरव्यू करते हैं, दे शो एक्सट्रीम डिसरिगार्ड फॉर वट एवर द पेरेंट्स आर सेइंग, and when they are intelligent enough, they can defend themselves very well and they can give a rationale for their behavior कि मैं इसलिए ये करता हूँ कि मेरे साथ ये होता है. So don't trust the children completely. Always cross check it with parents or with the teachers in school. So they're extremely intelligent to defend them. This may lead to misdiagnosis, but still children's इंटरव्यू हैज गॉट वेटेज. आपने उसकी कन्वर्सेशन को गौर से देखना है कि देयर मे बी कंसर्न्स ऑफ चिल्ड्रन अबाउट डिसरिगार्ड टू देयर केयर, और वो हो सकता है वही कंट्रीब्यूटिंग कॉज भी निकले. DSM-5 के मुताबिक, दिस फॉन्ट इज वेरी स्मॉल फॉर यू टू सी, सिर्फ आपने
मेजर 6 पॉइंट्स देखने हैं. सी दिस पार्ट ओनली. एक तो जो भी कंप्लेंट्स हों वो एटलीस्ट 6 months तक वो कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुए हों, 6 months तक. सेकंड ये है कि जो नीचे आपको लिस्ट दिखाई दे रही है 8 सिम्टम्स की, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके 8 सिम्टम्स बन रहे हैं. देखिए ये फर्स्ट, ये है 8. एटलीस्ट इनमें 4, कोई से 4 सिम्टम्स मौजूद हो, कोई से 4, तब जाकर आप ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं. अब जो पहला है, बोल्ड फेस लेटर्स देख ले. एंग्री इरिटेबल मूड में, ऑफन लूजेस टेम्पर, is often touchy or easily annoyed, is often angry and resentful. Argumentative or defiant behavior, often argues with authority figures, or for children and adolescents with adults, often actively defies or refuses to comply with requests from authority figures or with rules, often deliberately annoys others, often blames others for his or her mistakes or misbehavior. And last one is vindictiveness. He has been spiteful or vindictive at least twice within the last 6 months. So start में जो पहला पैराग्राफ है वो दोबारा देख ले. A pattern of angry or irritable mood, argumentative or defiant behavior, or vindictiveness lasting at least 6 months is evidenced by at least 4 symptoms from any of the following categories and exhibiting during interaction with at least one individual who is not a sibling. तो oppositional defiant disorder को DSM-5 ने इन 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है. या एक एंग्री इरिटेबल मूड, सेकंड आर्गुमेंटेटिव और डिफाइंड बिहेवियर, एंड थर्ड विंडिक्टिवनेस. इनमें से हर एक के सिम्टम्स, 8 सिम्टम्स मेंशन किए DSM-5 में, उनमें से एटलीस्ट 4 आपको मिले परसिस्टिंग फॉर 6 months. और वो जो कंप्लेंट्स हों वो मूड डिसऑर्डर की वजह से ना हो, लर्निंग डिफ़िकल्टी की वजह से ना हो, स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से ना हो, किसी अब्यूज़ की वजह से ना हो, तब भी जाकर आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है. ये थी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. पैथोलॉजी एंड लैब एग्जामिनेशन. देयर इज नो स्पेसिफिक लैब टेस्ट और रेडियोलॉजिकल टेस्ट. So the diagnosis is purely clinical. Differential diagnosis. What I emphasize more is on differential diagnosis. इसी से आप एग्जाम में किसी सिनारियो का डिसाइड कर सकते हैं कि ये केस ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, कंडक्टिव डिसऑर्डर है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है और व्हाट एल्स. ठीक है. तो नंबर 1 नॉर्मेटिव नेगेटिविज्म. एक नॉर्मल रेंज में अगर बच्चे किसी बात को निगेट करते, देयर इज नॉर्मल, लाइक नॉर्मल सैडनेस, फिर हम डिप्रेशन डायग्नोस करते हैं. नॉर्मल एंजाइटी पर हम एंजाइटी डायग्नोस करते हैं. तो इसी तरह से एक नॉर्मेटिव नेगेटिविज्म है विद इन नॉर्मल रेंज, जिससे कोई डिसफंक्शन प्रोड्यूस ना हो, दैट इज नॉर्मेटिव या नॉर्मल नेगेटिविज्म. सेकेंड डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर. इसे हम अलग डिसऑर्डर के तौर पर पढ़ेंगे. इसमें सिर्फ इरिटेबिलिटी रहती है, सिर्फ इरिटेबिलिटी थ्रू आउट. थर्ड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर. अगर कोई कॉज नोन है, लाइक आई हैव मेंशन्ड कि मदर got divorced and she got married to another person, and now the entry of this stepfather into family, it is a stressful event, and after that stressful event if child shows defiance or oppositional behavior, then that is adjustment disorder, not oppositional defiant disorder. Number 4 conduct disorder. We'll be discussing in detail in the next lecture how we can differentiate conduct disorder from oppositional defiant disorder. What are the boundaries set between these two disorders? Schizophrenia हो सकता है, the
अर्ली अपेयरेंस ऑफ डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, सारे के सारे विद इरिटेबिलिटी हो सकते हैं, राइट। मूड डिसऑर्डर हो सकता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ठीक है, बच्चों में, और तब भी जाकर इरिटेबल हो सकते हैं, राइट। तो सारे के सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जिनके साथ आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। Why children with oppositional defiant disorder they perform poorly at schools? Why ODD children mostly perform poorly in schools? What is the reason? Though they may not perform poorly, और अक्सर का ये केस है। इसमें देखिए तीन जो फैक्टर्स के प्लान एंड सेडॉक में मेंशन किए हैं। देयर इज लैक ऑफ कोऑपरेशन, दीज चिल्ड्रन आर लेस कोऑपरेटिव, they show poor participation, they're least interested as to whatsoever is going on in the class. Third, they are unable to accept help, they're more bossy, more dominant, they don't accept help. So this is what results into their poor performance in schools. कोर्स एंड प्रोग्नोसिस, ये देखा जाता है जो बच्चे ओडीडी के साथ डायग्नोज होते हैं, लाइक आपने एक बच्चे को डायग्नोज किया एज ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर एट द एज ऑफ 8 और 9 ईयर्स, वो आपके पास ओपीडी में आपने डायग्नोज किया। कुछ साल के बाद व्हेन ही इज इन द टीन्स, तो 1/4 में ये सिम्टम्स बिल्कुल नहीं रहते, यानी आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन 25 चिल्ड्रन में वो बिहेवियर नहीं रहेगा, दे विल इम्प्रूव स्पॉन्टेनियसली। कुछ बच्चे उनमें कंडक्ट डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकते हैं और कुछ एज इट इज ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में रह सकते हैं। So 25% or 1/4 of children with ODD may not have the disorder several years later. तो ये इसका नॉर्मल कोर्स है, ठीक है। तो नॉर्मल कोर्स में भी 1/4 of children they improve this disorder. But if ODD persists in the teens, it may lead to depression. It may lead to conduct disorder, and the conduct disorder may in turn lead to antisocial personality disorder. And third, this may lead to substance abuse. तो सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके कोर्स के दौरान, और प्रोग्नोसिस मैंने आपको बता दी कि 1/4 वो इम्प्रूव कर जाते हैं। अब आप ये रिलेशन देखें, सबसे पहले इसके स्लाइड के टॉप में देखें, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों में एंजाइटी हो सकती है, ओडीडी हो सकती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है। एडोलेसेंस में ये एंजाइटी डिप्रेशन के साथ को एग्जिस्ट कर सकती है, उसमें कन्वर्ट हो सकती है। एडोलेसेंस में ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर जो है ये सीडी में कन्वर्ट हो सकता है, कंडक्ट डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है, और वो कंडक्ट डिसऑर्डर यंग एडल्टहुड में एपीडी में कन्वर्ट हो सकता है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। सो देयर इज अ कंटिन्यूम। सो अक्सर साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि ODD, CD and APD, they're parts of the same spectrum. They lie under the same umbrella, and at one extreme of this continuum lies oppositional defined disorder. It continues into CD, which continues into antisocial personality disorder. ADHD can also lead to oppositional defined disorder, which can in turn lead to CD. Or ADHD can also directly be converted into conduct disorder. So somatoform disorder भी conduct disorder के साथ exist कर सकता है। साथ ही जो conduct disorder है, it may be converted into substance use disorder. So ये देखिए सारे के सारे आपस में related है, cause and effect के तौर पर ये हो सकते हैं, और आपने इन सब को
फोकस करना है, इन सबको एक्सक्लूड करना है. So while diagnosing a child with ODD, you must exclude anxiety, depression, conduct disorder, ADHD, adjustment disorder, learning difficulties. ये सारे के सारे आपने एक्सक्लूड करने हैं. या हो सकता है वो विद इन नॉर्मल रेंज नेगेटिविज्म शो कर रहा हो, आप गलती से ODD उसे लेबल कर रहे हैं. ट्रीटमेंट, एक तो हम पेरेंट ट्रेनिंग मैनेजमेंट करते हैं डायरेक्टली, इस पर एक हम ह्यूज डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए कि यही ट्रीटमेंट हम कंडक्ट डिसऑर्डर में भी देते हैं. पेरेंट्स की ट्रेनिंग कैसे करते हैं, जस्ट टू समराइज, हम उन्हें इस तरह ट्रेन करते हैं. अक्सर जब मैं देखता हूँ जो चाइल्ड मेडिकल ओपीडी में और ख़ास तौर पर चाइल्ड साइकेट्री की ओपीडी में पेरेंट्स बच्चे को ले आते हैं, अब मोस्टली पेरेंट्स ही की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं. वी आर मैनेजिंग द पेरेंट्स. दूसरी बात, समटाइम्स अगर बच्चे में कोई कंप्लेंट है, दिस कंप्लेंट और प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट्स प्रॉब्लम इन देयर पेरेंट्स. बाज़ औक़ात बच्चे की प्रॉब्लम से आप पेरेंट्स की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. असल में प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स में, उनके आपस के रिलेशनशिप में, उनके बच्चे की तरफ रिस्पॉन्स में. तो लिहाजा अगेन आपने पेरेंट्स ही की ट्रीटमेंट करनी है, उन्हीं को आपने काउंसल करना है, उन्हीं की थेरेपी करके आप बच्चे की थेरेपी इनडायरेक्टली कर सकते हैं. दैट्स व्हाई पेरेंट्स ट्रीटमेंट ट्रेनिंग मैनेजमेंट इज कैरीड आउट. पेरेंट्स से ये कहा जाता है कि आप प्रो सोशल बिहेवियर्स घर में अडॉप्ट करें. आप बच्चे के बिहेवियर को जब वो डिफाइंस शो कर रहा हो, बहुत ज़्यादा कंसिडर ना करें, इग्नोर करें. इग्नोर द बिहेवियर. एक, आप वो तमाम बिहेवियर्स अवॉइड कर लें जिनकी वजह से उनके बिहेवियर्स रीइंफोर्स हो जाते हैं. अब एक बच्चा रो रहा है किसी चीज़ के लिए, दैट इज समथिंग अ डिमांड बियॉन्ड हिज एज, एन इम्प्रॉपर डिमांड, और आप उसको फुलफिल कर लेते हैं. सो व्हाट ही लर्न्स इज दैट कि नेक्स्ट टाइम जो भी डिमांड करेगा उसके लिए उसे रोना होगा, and then the next time he'll be more explosive in this aspect. तो अब तमाम वो बिहेवियर्स जिनकी वजह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो रही है, उस बिहेवियर के लिए वो आपने अवॉइड करने हैं, वो सारे ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं. अवॉइड ट्रिगर्स. अवॉइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट of the negative behavior. फर्दर, अगर आपने लिमिट्स सेट करनी है कि बच्चा किस हद तक कोई बिहेवियर शो कर सकता है, लिमिट्स सेट करते वक्त फिर आपने बताना है कि अगर बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा तो उसके लिए उसे रिवार्ड मिलेगा ताकि वो पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स हो, और अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलेगी. पनिशमेंट कभी भी फिजिकल नहीं होनी चाहिए. पनिशमेंट किस सेंस में होनी चाहिए? पनिशमेंट का मतलब ये है कि अगर उसने किसी दिन डिफाइंस शो किया, कोई मिस्टेक की है, तो उसके लेजर एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगे, और वो एक्टिविटीज़ जो उसे बॉदर करते हैं, मे बी होमवर्क हो सकता है, कोई और एक्टिविटीज़ होती है, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा. सो इफ़ ही प्लेज, अगर आपने उसके लिए 1 घंटा स्क्रीन टाइम रखा है तो उसकी उस मिस्टेक की वजह से वो हाफ एन आवर हो जाएगा. तो इस तरह बच्चे सब कॉन्शियसली कॉन्शियस होंगे कि दे डोंट हैव टू रिपीट दिस बिहेवियर. तो इस पर हम काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम कि हाउ पेरेंट्स कैन शो द बिहेवियर दैट इज़ प्रो सोशल, और आगे एक लिस्ट में आपको शो करूँगा, और वो किस तरह से उन तमाम ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की जाती है बच्चों की, अगर बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, और उसमें उनको बताया जाता है कि वो किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स समझाए जाते हैं. किसी भी सिचुएशन में उन्होंने कोप कैसे करना है, उसे मैनेज कैसे करना है, वहाँ रिस्पॉन्ड कैसे करना है, लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करने हैं, एडल्ट्स को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में बच्चों को सिखाए भी जाते हैं. अगेन देयर विल बी अ ह्यूज डिस्कशन ऑन दीज टू.
So the ultimate list strategies for oppositional kids and young adults. Proactive strategies. प्रोएक्टिव का मतलब है कि कुछ हुआ नहीं उससे पहले पेशकदमी में पहले से आप कोई स्टेप ले रहे हैं, दैट इज प्रोएक्टिव. तो आप कुछ सिचुएशन से पहले स्टेप्स लेते हैं, प्रोएक्टिव. ड्यूरिंग द सिचुएशन क्या करना है, एंड थर्ड आफ्टर द सिचुएशन क्या करना है. सो बिफोर सिचुएशन, ड्यूरिंग सिचुएशन, आफ्टर सिचुएशन. बिफोर सिचुएशन ये है proactive strategies. So first, build a relationship. Build a relationship with child. जब तक आपका उसके साथ रिलेशनशिप या रेपो इस्टेब्लिश नहीं होगा, आप उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते हैं. तो अक्सर हम देखते थे क्लास में, तो जो थोड़े से ऑपोजिशनल बच्चे होते थे, हम उनके साथ दोस्ती करते थे. ये क्या था, रेपो इस्टेब्लिश करना. सेकंड, स्टार्ट फ्रेश ईच डे. थर्ड, एक्सप्लिसिटली डिस्कस एक्सपेक्टेशंस. उनकी एक्सपेक्टेशंस को एड्रेस करें, उनके एक्सपेक्टेशंस की लिमिट मालूम करें. डेवलप रूटीन्स, उनके लिए रूटीन्स सेट करें. टीच सोशल स्किल्स, हाउ टू इंटरेक्ट सोशली. यूज स्टूडेंट इंटरेस्ट्स. टीच कॉपिंग स्किल्स. आइडेंटिफाई ट्रिगर्स ऑल्सो, कि किन बातों से बच्चों में नेगेटिविज्म ट्रिगर हो रही है. एंड बी कंसिस्टेंट. अब ये ना हो कि आज आप एक रूल सेट कर रहे हैं, कल आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं. सो बी कंसिस्टेंट. इंटीग्रेट SEL strategies. What is SEL? Social and emotional learning. SEL means social and emotional learning. ये SEL अक्सर टीचर्स को समझाई जाती है कि उन्हें क्लास में किस तरह से वो बिहेवियर्स बच्चों में लाने कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, ज़्यादा एक्टिवली लर्निंग करें, सेल्फ सफिशेंट हो और बोल्डली चीज़ों में पार्टिसिपेट करें. ठीक है, इसके अपने स्टेप्स हैं. ड्यूरिंग द सिचुएशन यानी इन द मोमेंट स्ट्रेटजीज आप देख लें. स्टे काम. If the situation is extremely worse, stay calm. You need to stay calm. Use de-escalation strategies. उसके एंगर को de-escalate करने की कोशिश करें, स्टेप वाइज मूव करें. थर्ड, help the child regulate their emotions. ये कैसे करते हैं, इस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे. यूज प्लान्ड इग्नोरिंग. डोंट पे अटेंशन टू एवरी रिस्पॉन्स ऑफ चाइल्ड एंड डोंट टेक इट पर्सनली. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने उसे पर्सनली लिया, आप बच्चे के साथ पर्सनल हो गए, नथिंग विल वर्क देन. एंड गिव स्पेस टू चिल्ड्रन. बी क्लियर एंड बी कंसाइज विद एक्सपेक्टेशंस. डोंट गिव फॉल्स होप्स. डोंट बी एम्बिगुअस. नेक्स्ट, आफ्टर द सिचुएशन क्या करना है. पोस्ट प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए. मेक श्योर द चाइल्ड इज काम. Reflect and problem solve. Problem solving techniques. Make a plan together. Collaborative work से कहते हैं. Give strategies time to work. जो आप strategy set कर रहे हैं, it won't show effect immediately. Let it take some time. And always apologize when you mess up with children. Forgive and move on. And don't give up. आप एट लास्ट ये ना कहें कि बस बिल्कुल इस बच्चे का कुछ भी नहीं हो सकता. There is nothing possible. Everything is possible. You need to show patience. Strategies for oppositional kids. Again, the same summary again. Number one, build a strong relationship. Start fresh each day. Stay calm in times of stress. Develop routines. Identify triggers and ahead of time. Keep all adults on the same page. They must all be on the same page. अगर एक रूल सेट हुआ है कि किसी ने बच्चे को देखना नहीं है जब वो टेंट्रम शो कर रहा हूँ, तो सब ने निगलेक्ट करना है. बच्चे नोट करते हैं, जो भी उसे अटेंशन देगा
वो उसी अटेंशन को एक्सप्लॉइट करेंगे. अवॉइड पावर स्ट्रगल्स, गिव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. So when my child is throwing tantrum, my wife just gives him a responsibility कि ये बस ये पानी का कि ये बोतल लेके आ जाओ, ज़रा वो कीज़ दे दो, रिमोट दे दो, बच्चा एकदम से उसमें इंगेज हो जाता है. तो आप कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें ऐसे बच्चों को. आपके वो बच्चे बोल्ड होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बोल्ड होते हैं, तो अगर आप उनको टीच कर रहे क्लास में, उनको एक ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उसमें उसे मसरूफ़ करें, फिर देखिए कि वो किस तरह से डिस्ट्रैक्ट होगा, अपने डिफाइंड बिहेवियर से एक कंस्ट्रक्टिव वर्क में इंगेज हो जाएगा. बी कंसिस्टेंट ऑलवेज विद योर चिल्ड्रन, विद योर रूल्स, एंड लेट द लिटिल थिंग्स गो. और हर माइन्यूट बात के पीछे आप भी ना जाएं. यूज देयर इंटरेस्ट्स इन लेसन्स. उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनसे बात किया करें, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनके साथ डिस्कशन किया करें. उनका इंटरेस्ट फुटबॉल में है, हर चीज़ में आप फुटबॉल को ले आए. उनका इंटरेस्ट किसी ख़ास और एक्टिविटी में, गाड़ियों में, आप हर डिस्कशन में गाड़ी ले आया करें. एंड देन टीच सोशल स्किल्स एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज. सो ये था ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर का टॉपिक. और इसको हम अगेन, चूँकि नेक्स्ट वीक हमारा लेक्चर है कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में, तो दोबारा इस पर बात भी होगी. अब इनसे मुतालिक कुछ सिम्टम्स को समराइज करने के लिए आप एक वीडियो देख लो और एक पेरेंटिंग स्किल्स पर, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू द प्लान कि हमने आगे क्लासेस प्लान कैसे की है. नाउ सी दिस वीडियो. What is oppositional defiant disorder? Oppositional defiant disorder is a condition marked by overt aggressiveness, hostility, and disobedience. People with ODD purposefully bother and irritate others. Their behaviors go beyond difficult or annoying. Some studies estimate that as many as 65% of kids with ADHD also have symptoms of ODD. To be diagnosed with ODD, a person must display at least 4 of these symptoms for 6 months or longer. Loses temper, argues with adults or authority figures, actively defies or refuses to comply with requests or rules, deliberately annoys people, blames others for his or her mistakes or misbehavior, easily annoyed by others, angry and resentful, spiteful or vindictive. The behavior must cause a significant impairment in social, academic, or occupational functioning. Children with ODD are most comfortable when they're in the middle of a conflict. As soon as you begin arguing with them, you're on their turf. Any child that shows symptoms of ODD needs appropriate treatment by a psychiatrist, psychologist, therapist familiar with the disorder. Left untreated, ODD can evolve into conduct disorder, which is marked by highly destructive and often illegal behaviors. Some psychologists, however, have developed effective behavior therapy for reining in even the most defiant child. Oppositional kids are also often quite engaging and bright. They tend to be optimistic and very much their own person, with their own way of looking at the world. Once you work through their defiance, there's a lot there to like. Eight discipline rules for parents of defiant kids. Children with oppositional defiant disorder are blatantly disobedient, disrespectful, and confrontational. Standard discipline doesn't work, so what do you do? 1. Treat before you punish. Never discipline your child for behaviors that are symptoms of ADHD. Opposition and defiance are sometimes neurological, not intentional. Once your treatment plan has impulsivity under control, you will know which acts are punishable. 2. Exercise away hostility. A potent tonic for the brain is daily physical exercise. It promotes healthy brain function and helps children control aggression. 3. Know your child's patterns.
Note when and where your child's anger flares. Documentation may help identify triggers and suggest effective interventions. 4. Be clear about rules and consequences. Explain what behavior is expected and exactly what consequences your child will face for breaking the rules. Then consistently enforce those rules. 5. Stay cool-headed and under control. Instead of overreacting and teaching your child to fear mom or dad, breathe deep and be a model of how to behave when you're upset. 6. Use a code word like bubblegum. This is a private signal that tells your child to calm down. Your child can also use it to express that he is getting upset. Sometimes just the words no and stop can push an emotional child over the edge. 7. Stay positive. Boost your child's self-esteem by catching him behaving well and doling out praise. 8. Call in the professionals. In some cases, you may need outside help to reset the pattern of disruptive behavior in your home. Work with a behavioral psychologist to root out the cause of aggression. So I hope कि आवाज़ आपको क्लियर आ रही थी। अब मैं उसी सिनारियो पे आता हूँ कि आप चाइल्ड साइकेट्री की ओपीडी में बैठे हैं, पेरेंट्स कम विद द चाइल्ड विद दीज कंप्लेंट्स। आपने पेरेंट्स में से हर एक से अलग हिस्ट्री लेनी है, बच्चे से हिस्ट्री डिटेल में ले लें, तमाम ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और डायग्नोस करने के बाद ये जो एंड में टिप्स आप पेरेंट्स को दे रहे हैं, ये सारे के सारे आप उनके लिए लिख लें, या बेहतर ये कि हमारे पास टाइप्ड फॉर्म में, फोटोकॉपी फॉर्म में मौजूद हो, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें जब भी ज़रूरत हो, तो आपका वर्क ईजी होगा। तो चाइल्ड साइकेट्री की ऑलमोस्ट सारी मैनेजमेंट इसी तरह से कि आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है इन द रिटन फॉर्म, एक्सप्लेन भी करना है, रिटन फॉर्म में वो इंस्ट्रक्शंस भी देनी है। अगर आप साथ उसी वक्त एट द स्पॉट लिख सकते हैं, हम अक्सर उर्दू में लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन पेज के फ्रंट या बैक पेज साइड पर, या अगर आपके पास कॉपीड फॉर्म में मौजूद हो, जो कि अक्सर सेटअप्स में आप उसे कॉपी फॉर्म में देख सकते हैं। अब एक इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं, क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट क्लासेस का मैं प्लान बताकर क्लास ऑफ कर लेता हूँ। A 7-year-old child is brought to psychiatric OPD with complaints of being extremely irritable, annoying all at home, readily falling into arguments with adults, and not complying with rules set in the family. Options correct आपने बताने। This disorder occurs with less frequency in male children. These children fall into arguments with strangers mostly. Such children always have a low IQ. Parenting skills have much to contribute in causing such behaviors. Only children with dominant nature show such behaviors. So, what is the correct option? So, correct option क्या हो D. सकता है इसमें? मैं दोबारा से ऑप्शन पे आता हूँ। This disorder occurs with less frequency in male children. False. These children fall into arguments with strangers mostly. False. Such children always have a low IQ. False. Always नहीं होता. Parenting skills have much to contribute in causing such behaviors. True. Only children with dominant nature show such behaviors. False. So Dr. Umar is asking कि इसमें मेडिकेशन का रोल बहुत कम रोल है, राइट? तो बुक्स में ये मेंशन किया कि अगर ये बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव बिहेवियर शो करे तो शॉर्ट टर्म के लिए उनके एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए हम एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, लाइक रिस्पेरिडोन। तो या प्रैक्टिकली जब मेरे पास ये बच्चे लाए जाते हैं, मैं वही रिस्पेरिडोन लो डोज में देता हूँ और इनिशियली बहुत बेहतर रिस्पॉन्स आता है, मगर आपने उसके उनको
बच्चों को इसका एडिक्ट नहीं बनाना, इस पर डिपेंडेंट नहीं करना। आपका की प्रेफरेंस ज़्यादा क्या होनी चाहिए कि पेरेंट्स को आप काउंसल करें कि बच्चे पर मेहनत करें, एंड इट इज़ अ वेरी टायरिंग वर्क पेरेंट्स के लिए, और अक्सर पेरेंट्स बगैर दवाई लिए सेटिस्फाई भी नहीं होते, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू एक्सप्लेन एंड एजुकेट। सो हम अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्फंक्शन कॉज हो रहा हूँ, फिर हम मेडिसिन देते हैं लाइक रिस्पेरिडोन, और एक्सट्रीमली डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हो जो कि मोस्टली कंडक्ट डिसऑर्डर में होता है, फिर हम टोपिरामेट भी देते हैं लो डोज में, बट मोस्टली उसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। आप रिस्पेरिडोन लो डोज में देकर भी रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। अगर कोमॉर्बिड डिप्रेशन बहुत प्रोमिनेंट है, तब आप फ्लॉक्सिटिन यानी सिरप फ्लॉक्सिटिन डेप्रिकेव के फॉर्म में आप देते हैं, उससे भी वो डिप्रेशन भी एड्रेस हो जाता है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा कि प्लान क्या है हमारा, तो प्लान ये कि सैटरडेज हमने चाइल्ड साइकेट्री के लिए रखे हैं, एडिक्शनोलॉजी के लिए, फोरेंसिक साइकेट्री के लिए। फ्राइडे सो दोज अपेयरिंग इन अप्रैल इन एग्जाम्स, उनके लिए ये पार्ट ज़्यादा यूजफुल होगा। फ्राइडे जनरल साइकेट्री के लिए। अब उस जनरल साइकेट्री में हमने ओसीडी डिस्कस की, कुछ और टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो उसमें हम PTSD, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह ये फ्राइडे को कंटिन्यू रख सकते हैं। और संडे मैंने रखा है बेसिक प्री IMM क्लास, बिगिनर रेजिडेंट्स के लिए जो बिल्कुल फ्रेश अभी हमें ज्वाइन करेंगे या जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उनके लिए। अगेन साइकेट्रिक हिस्ट्री, इंटरव्यू स्किल्स, साइकोपैथोलॉजी, रेलेवेंट साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस, तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में IM प्रिपेयर करें उनके लिए ये क्लास बहुत यूजफुल होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है कि क्लासेस दोबारा ऑफ कर ले, अगेन वार्ड स्टार्ट हो चुका है और एक ब्रेक आ जाए, तो उसमें आपने इस बार परेशान नहीं होना, इसलिए कि अगर ये क्लासेस ऑफ भी हो जाती है, फ्राइडे और सैटरडे की संडे की क्लास में कंटिन्यू रखूँगा। एक दूसरी बात है कि अगर आप कोई क्लास मिस हो, फिर भी वो जो सैटरडे की टॉपिक्स है ये मैं, अगर आप नहीं बीते, मैं ये रिकॉर्ड करता रहूँगा, एंड आई एम स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, तो उसमें ये मैं अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपसे कोई टॉपिक मिस भी हो, या जो स्टूडेंट्स आज एब्सेंट है, आप यही टॉपिक सारे USB में मेरे से ले सकते हैं, या फिर मैं अपलोड करूँगा तो आपके लिए सारे टॉपिक्स अवेलेबल होंगे। देखिए इन क्लासेस का फ़ायदा क्या है, लास्ट बात कि ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक से। अब मेरा रोल सिर्फ ये है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से चीज़ों को रिलेट करके एक साथ जमा करना, कि जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है, और उस मेरे ज़्यादा टाइम लगाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी और सारी गाइडेंस एक साथ मिलेगी। दूसरी बात, जो चीज़ आप किताब से पढ़ते हैं या जो चीज़ आप किसी और के मुंह से सुनते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। यह है एक्टिव लर्निंग। आप किसी और से सुनते, हमेशा आपको वो बात याद रहती है कि बात मैंने कब सुनी थी। अगर मैंने 10 साल पहले भी अपने वार्ड में कोई बात किसी सीनियर से सुनी है, तो अब तक मुझे याद है, वो सीन, वो वर्डिंग्स सारे याद हैं। मगर अगर मैंने कल भी बुक से कुछ पढ़ा हो, आई एम नॉट श्योर कि मुझे याद है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें पर आपको इन लेक्चर्स के थ्रू याद भी रहेंगी। टेक केयर। आपने अपने सजेशन मुझे लाजमी देने हैं, अगर इस प्लान के हवाले से हो, टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो, और टेस्ट्स के हवाले से हो, आई विल बी डेफिनेटली कंसिडरिंग। हैव अ नाइस वीकेंड। कल की क्लास जिन्होंने अटेंड करनी है, सुबह 10 बजे, सेम ID सेम पासवर्ड। फ्राइडे की क्लास पेपर में टाइमिंग 11:30 मैंने रखी, ताकि जुमे के प्रेयर तक हम फ्री हो सके। Okay, yes, your options are correct. See you soon, inshallah. Take care.